Hello, my dear nursing aspirants. I, Angeline P. Tirki, welcome you all in APT nursing classes. Today, the session is of Golden Question series. The subject from which the session has been taken is of anatomy and physiology. Let's begin with our very first question. Fibrous pericardium is attached to. Yes, fibrous pericardium जो होता है ये बेसिकली एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है. एंड अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन होता है हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का. जब हमारे हार्ट में सडन ओवरफिलिंग होती है ब्लड सर्कुलेशन की, सडन ओवरफिलिंग होगी, देन ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है. बेसिकली फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो सेंट्रल टेंडन से अटैच्ड रहता है. Now moving on to next question. Pre-auricular sinus is formed due to. Yes, pre-auricular जो sinus होते हैं वो किस वजह से फॉर्म होते हैं. बेसिकली जब ऑरिकुलर ट्यूबर्सली का इम्प्रॉपर फ्यूजन होता है, वो सही तरीके से फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, तब प्री ऑरिकुलर साइनस का फॉर्मेशन होता है. सो द आंसर इज इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर ट्यूबर्सली. येस, बेसिकली जो प्री ऑरिकुलर साइनस होते हैं वो एक तरह के कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी हैं. Now question number 3. The process of turning of molecules that are ingested into forms that are compatible with the organism. Yes, the process of turning molecules. ऐसा कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है जो मॉलिक्यूल्स जो इंजेस्ट हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, कंपैटिबल फॉर्म में विद द ऑर्गेनिज्म में उसको टर्न आउट कर रहा है. उस प्रोसेस का नाम क्या है. द आंसर इज एसिमिलेशन. येस, एसिमिलेशन क्या होता है. बेसिकली एसिमिलेशन इज द चेंजिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड कंपाउंड इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये एसिमिलेशन क्या है, हमारे एब्जॉर्ब्ड कंपाउंड को यूजेबल फॉर्म में टर्न अप करता है. इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी. यस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नोन एज अ रेस्पिरेशन. येस, रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, एंड उसके बदले में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. एंड क्या होता है इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ एक्सचेंज हमारी बॉडी में सेवरल केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है. सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस एनर्जी. Question number 5. The removal of compound that the body no longer require is. Yes, the removal of compound that the body is no longer require is known as excretion. Yes, excretion वो process है जिसमें जो भी body को required नहीं रहती है वैसे जो waste products होते हैं उसको excrete out करता है. Now question number 6. To which system part of pharynx belongs to digestive system? Basically The answer for this question is respiratory system. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये कहता है कि ऐसा कौन सा और एक सिस्टम है जो फैरिंग्स के पार्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उस सिस्टम में भी फैरिंग्स के पार्ट्स बिलोंग करते हैं. सो दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. येस, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स ऑफ योर फैरिंग्स डज इन्वॉल्व. So it is known as your respiratory system. Now question number 7th. Moving on to the next question. Question number 7th. Klumpke's palsy is caused by which nerve damage? Yes, Klumpke palsy is caused by which nerve damage? Basically ये Klumpke palsy क्या है. Klumpke palsy आपके जो brachial plexus palsy होती है, just ये is a form of brachial plexus palsy. In this क्या होता है, in this particular palsy your brachial plexus basically gets injured. Okay, so इसकी वजह से क्या होता है कि आर्म्स में सडन पैरालिसिस हो जाता है, एंड ये C6 नर्व के डैमेज से क्लम्की पैल्सी होता है.
Again I will repeat, clumsy palsy is a form of brachial plexus palsy. It is a form of brachial plexus palsy. इसमें क्या होता है, हम जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्म्स में सडन पैरालिसिस हो जाता है, एंड दिस इज कॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ C6 नर्व. ये C6 नर्व के डैमेज होने के कारण से क्लम्की पैल्सी होता है. Moving on to the next question, that is question number 8. Micturition process center is, yes, micturition process जो सेंटर है ये आपकी पॉन्स में लोकेटेड होता है, एंड पॉन्स इज नोन एज पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर. यस, ये पॉन्स जैसे ही एक्टिवेट होता है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं, एंड इट अलाउज अ पर्सन टू गेट मिक्चुरेट. Okay, it allows a person to pass a urine. So micturition center is located in pons. Question number 9 says, which portion of male urinary tract contains some stratified squamous non-keratinized epithelium? The answer is spongy penile urethra. Spongy penile urethra में there is a presence of stratified squamous non-keratinized epithelium. Question number 10 says, the term alkaline reserve is used to describe which buffer system? Yes, जो term alkaline reserve है ये basically bicarbonate buffer system को describe करता है. बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को, बेसिकली ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम है जो एसिड बेस हीमोस्टेसिस में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में एसिड बेस हीमोस्टेसिस के लिए ये इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है. एंड ये जो बफर होता है, बफर जो होता है ये बेसिकली मेंटेन करता है आपके पीएच लेवल को, प्लाज्मा पीएच लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखता है. सो द अल्कलाइन रिजर्व जो होता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज एक्सेसिव यूरिन आउटपुट? यस, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट जो है वो सीवियर हाइपो इंसुलिनेमिया की वजह से होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड, सीवियर हाइपो इंसुलिनेमिया इज एसोसिएटेड विथ योर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस. यस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में कई बार हम देखेंगे देयर इज अ एक्सेसिव यूरिन आउटपुट. Now question number 12 says 7.0 pH is a normal pH of, yes, 7.0 pH जो होता है ये किस चीज़ का normal pH है? It is a pH of a fluid which is present within the typical cells. Yes, it is a basically it is a pH of fluid which is present within the typical cells. Okay. So moving on to the 13th question, the addition of strong acid to extracellular fluid would result in the increased formation of, yes, अगर किसी भी extracellular fluid में if we are adding a strong acid then it will definitely result to a formation of H2CO3. Yes, H2CO3 का formation होगा, and H2CO3 is known as a carbonic acid. Yes, it is a carbonic acid. Now question number 14 says parathyroid hormone act 2. Yes, parathyroid hormone acts 2. ये basically parathyroid hormone जो है इसका दूसरा नाम it is also known as a parath hormone. Basically this hormone is secreted by your chief cells of parathyroid gland. ये parathyroid glands के जो chief cells होते हैं उनके थ्रू ये secrete होते हैं, and basically the function of parathyroid hormone is कि ये blood में हमारे plasma calcium level को maintain करके रखते हैं. Okay. Moving on to the next question, question number 15th, it says in human the third center is located in. Yes, जो third center होता है वो कहाँ पे locate होता है human being में? The answer is hypothalamus. Yes, the answer is hypothalamus. Now let's know about hypothalamus. Hypothalamus brain का एक पोर्शन है जो बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियाई को कंटेन करके रखता है, और हर एक न्यूक्लियाई का एक अपना सेवरल फंक्शंस होता है. बेसिकली ये जो हाइपोथैलेमस है ये बिलो द थैलेमस एंड अबव द ब्रेन स्टेम लोकेटेड होता है. अगेन आई विल रिपीट, हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके थैलेमस से जस्ट नीचे होगा, एंड ब्रेन
के स्टेम से जस्ट अबव होगा। बेसिकली हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन की अगर हम बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज अ थर्स्ट सेंटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 says aldosterone causes decreased urine output. yes, यूरिन आउटपुट क्या होता है? एल्डोस्टेरोन जैसे ही एल्डोस्टेरोन बॉडी में प्रेजेंट है, एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। जैसे एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट, देयर विल बी अ फॉल इन यूरिन आउटपुट, बिकॉज एल्डोस्टेरोन जो है इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन, है ना। इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन विच इट इज़ प्रोड्यूस बाय आउटर सेक्शन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स इन द एडिनल ग्लैंड। बेसिकली ये एडिनल कॉर्टेक्स, आउटर सेक्शन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स जो हमारे एडिनल ग्लैंड में प्रेजेंट है, उसके थ्रू ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जो एल्डोस्टेरॉन है इसका मेन फंक्शन होता है, इट प्लेज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ अ ब्लड प्रेशर। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 17, the site of oogenesis. yes, the site of oogenesis is, your answer is ovary. Ovary is the site of oogenesis. Now moving on to the next question, mechanical digestion occur in? yes, mechanical digestion occurs in your stomach. Stomach is the place where mechanical digestion occurs. okay, because क्या होता है, जो muscles होते हैं वो continuously expand and contract होते हैं and food को move करते हैं हमारे stomach में, है ना, जिसकी वजह से there is a mechanical digestion which take place. Now question number 19 says hormone which is responsible for secretion of milk after parturition. After parturition कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द मिल्क? yes, the answer is it is your prolactin hormone. yes, prolactin hormone is the hormone that is responsible for secreting the milk after the parturition. Now moving on to the question number 20, last question. Glucagon hormone is secreted by? yes, glucagon hormone is your secreted by pancreas. Answer is pancreas secretes your glucagon hormone. So thank you class for being with me in a APT nursing classes online series of anatomy and physiology. As we have covered 20 sets of questions in anatomy and physiology, I hope so this question will be helpful for you all for all your upcoming nursing exams. Do like and share and subscribe if you feel so that these topics are helpful for you. Thank you.